नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। आप देखेंगे फेफड़ा हमारा क्या है, फेफड़ा हमारा क्या, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लंग्स, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लंग्स? श्वसन तंत्र, आपने पढ़ा होगा श्वसन और आपने पढ़ा होगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब क्या होता है? श्वसन अर्थात सांस लेने में जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन को श्वसन तंत्र कहते हैं। तो सांस लेने में सबसे अहम भूमिका किस चीज की होती है? फेफड़े की होती है, ठीक है। इसलिए उसको श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है, उसका ब्लड से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक प्रक्रिया बार बार इस चीज की कही जाती है कि मनुष्य के शरीर में, किसके शरीर में? मनुष्य के शरीर में हृदय जो होता है वो 722 बार, कितने बार? 72 बार धड़कता है, ठीक है। अगर इस चीज को बार बार कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है, अगर वो 72 बार हमारा हृदय धड़कता है, कितनी बार? 72 बार अगर हमारा हृदय धड़कता है, तो आप लोग बताइए कि जब हमारे हृदय की गति तेज हो जाती है, कभी क्या आपके जीवन में ऐसी प्रक्रियाएं हुई होंगी कि हमारे जैसे जब आप खूब तेज रनिंग करते हैं, अर्थात खूब तेज आप जब दौड़ते हैं, क्या करते हैं? खूब तेज दौड़ते हैं, तो दौड़ने के तत्पश्चात क्या होता है कि हम लोग हांफने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? हांफने लगते हैं। और हम और आप जब हांफने लगते हैं तो हमारे हृदय, जो हमारा हृदय है, इसकी गति बढ़ जाती है। तब भी हम इस चीज को नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा हृदय होता है वो 78 बार धड़कने का काम करता है। इस चीज को भी हम आपको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा हृदय 72 बार, 74 बार, 78 बार, 100 बार भी धड़क जाता है, ठीक है। लेकिन इस क्रिया को क्यों ऐसा हमारे शरीर में होता है? नहीं, ऑक्सीजन की कमी होगी तो हृदय की गति बढ़ जाए, लेकिन जब हम दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? हम तो प्राकृतिक में दौड़ रहे हैं, तब क्यों कमी हो गई? नहीं, इसका कारण जानिए क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा और आपका ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको किस नाम से जाना जाता है? रक्तदाब के नाम से जाना जाता है। आपके सिलेबस में ये प्रश्न होगा, जिसे रक्तदाब के नाम से जाना जाता है। अब रक्तदाब की जो प्रक्रिया होती है, किसकी प्रक्रिया? रक्तदाब की जो प्रक्रिया होती है, ये रक्तदाब की जो प्रक्रिया है, इसका जो बहाव होता है वो तेज हो जाता है, ठीक है। अब बहाव तेज होने का मतलब क्या चीज है? हमारा हृदय जितने तेज गति से कार्य करेगा, ठीक है। जैसे आप ही बताइए, किसी चीज को अगर ये 72 बार है, अगर इसे 78 बार कर दिया जाए, जिस तरीके से खेत में जब आप पानी चलाते हो, सारी आप बात छोड़ दीजिए, जिस तरीके से खेत में आप पानी चलाते हो, अगर इंजन को तेज कर दिया जाए तो बोरिंग को उखाड़ करके फेंक भी सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। बालू भी उठा सकता है, कंकड़ भी जमीन से उठा सकता है। और अगर वाटर लेवल सही है तो जहां पानी 1 पॉइंट दे रहा था, वहां पर पानी देना 10 पॉइंट भी वो शुरू कर सकता है। अब आप सोचिए कि अगर वो चीज, अगर बोरिंग हमारी है और हमारी बोरिंग खूब तेज से अगर पानी को देने लगी, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? पंप पर पड़ेगा। ओ सॉरी, पंप नहीं, पाइप पर पड़ेगा। और अगर पाइप वीक है तो पाइप फट भी सकती है। हमारा हृदय जब तेज गति से, जब हम दौड़ते हैं, तो हमारे हृदय की गति, जो सांस लेने की जो हमारी और आपकी प्रक्रिया, हमारे बॉडी को, जिस तरीके से आप गाड़ी को खूब तेज चलाते हो तो उसे ज्यादा पेट्रोल खपत होता है। तो जब हम किसी कार्य को, जो हमारे हृदय की क्षमता है, उसके विपरीत जब हम कार्य करने लगते हैं, जब गाड़ी तेज चलाते हो तो रफ्तार तेज होता है। जब आप शरीर को संचालन करते हैं तो शरीर का, हृदय का गति तो मनुष्य की सामान्य चाल पर निर्भर करता है कि हम आराम से चल रहे हैं, तो हमारा हृदय आराम से कार्य करता है। लेकिन जब उसी पग को हम खूब तेज करना शुरू कर देते हैं, खूब तेज चलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय की गति पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। अब बात क्या होती है? आपने कहा कि सर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, आपकी पॉइंट सही है, लेकिन कैसे सही है इसको आप जानिए। जब हृदय तेज गति से कार्य करने का शुरू करता है तो उसे तेज रूप में आहार की भी जरूरत होती है, और ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आहार है, और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। मतलब इस चीज का है कि जो हमारा हृदय है वो खूब तेजी से अपने आहार को मांगने का काम करता है कि हमको आहार आप तेजी से दीजिए, और अगर आप आहार हमको तेजी से नहीं दे रहे हैं तो हमारे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ रहा है। अर्थात हम क्या कहने का मतलब है कि जो हमारे हृदय की गति है, अगर वो बढ़ती है तो
तो उस हृदय की गति को संचालन करने के लिए कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और द हार्ट ऑफ एनर्जी नेम, हृदय के ऊर्जा का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे शरीर का संचालन हमारा हृदय करता है। क्योंकि देखिए, मनुष्य के शरीर में अगर रक्त का संवहन नहीं होगा, मनुष्य के शरीर में अगर रक्त का बहाव नहीं होगा, तो मनुष्य के शरीर का संचालन कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि मनुष्य का सारा संचालन उसके किस पे, क्या नाम है, निर्भर करता है, डिपेंड किस पे होता है? ब्लड पे होता है। क्योंकि ब्लड जिस तरीके से किसी इंजन का संचालन बिना ऑयल के नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर का संचालन विदाउट ब्लड नहीं हो सकता है। और वो ब्लड की प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमारे हृदय से रिलेटेड होती है। इसलिए हमारे हृदय हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है। और हम सबको चाहिए कि हमेशा हमें अपने स्वच्छ वायु में रहना चाहिए, जिससे हमारे हृदय पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसलिए मनुष्य के शरीर का एक अनमोल रत्न है। क्या है? अनमोल रत्न है। और अनमोल रत्न को हमेशा संभाल के रखा जाता है। जिस तरीके से अगर आपके पास 1 किलो सोना है, बक्से में रखे हैं, तो एक ना एक महीने पर उसको आप जरूर देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए वो क्या है? अनमोल है। और खेत की मिट्टी को आप नहीं देखते हो कि कैसी है। तो जो चीज अनमोल है उसकी रखवाली बहुत जरूरी है। और उसकी रखवाली इतनी जरूरी है कि जिससे वह हमेशा क्या रह सके? सुरक्षित रह सके और हमारे काम आ सके। ठीक है? इसलिए हमें हमेशा स्वच्छ वायु में रहना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए। क्योंकि धूम्रपान हम इसलिए थक जाते हैं। देखेंगे, सबसे बड़ी पॉइंट इसलिए है, हमारा थकान इसलिए होता है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। ठीक है? कोशिकाएं हमारे शरीर में टूटती हैं। ठीक है? आपको नहीं पता होगा, कभी सेल के टॉपिक पे हम इसकी बहुत विशेष चर्चा करेंगे। कल की टॉपिक आप दीजिएगा कोशिका को, और हम आपको बताएंगे कि हमारी थकान कैसे होती है। फिर भी हम, आपने अगर पूछा है तो थोड़ी बहुत टॉपिक हम इस पे दे सकते हैं। देखेंगे, हमारा शरीर जब हम थकते इसलिए हैं कि अपने शरीर के अनुरूप जब हम कार्य नहीं करते हैं। जैसे हमारे शरीर की क्षमता दिन भर में 10 किलो खाने की है, और अगर हम 12 किलो खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारी क्षमता है, हमारे शरीर की क्षमता 1 किलोमीटर चलने की है, और अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो अंग हैं वो कार्य करने की क्षमता उनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे आप कोई भी गाड़ी है, अगर उसमें ऑयल नहीं है और उसकी क्षमता 10 के स्पीड से चलने की है, और अगर आप 12 की स्पीड से, 14 के स्पीड के, 16 के स्पीड से उस गाड़ी को चलाते हो तो चलेगा तो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और आप गांव में एक टॉपिक सुने होंगे कि गाड़ी गर्म हो रही है, थोड़ा आराम कर लेने दो। आपने सुना होगा गांव में कि गाड़ी को जब खूब हीच करके चलाया जाता है तो गाड़ी हीट होने लगती है। और जब गाड़ी के लिए आराम जरूरी है, उसकी क्षमता के विपरीत जाने के बाद, उसकी क्षमता के अनुसार आप चलेंगे तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अगर गाड़ी को आराम करने की जरूरत है तो हम, आप तो मनुष्य हैं, हमें भी आराम की जरूरत है। और आराम इसीलिए किया जाता है क्योंकि मनुष्य जब थक जाता है। आई समझ में बात की नहीं आई? शरीर क्यों थकता है? क्यों? शरीर क्षमता के विपरीत हम कार्य करते हैं, इसलिए क्षमता, क्या नाम है, हमको थकान लगती है। जैसे थकान का मतलब ये चीज है कि जैसे आपके बॉडी की क्षमता है कि दिन भर में अगर आप 5 किलोमीटर चलते हैं तो इसकी जो क्षमता है या आपके खान पान पे निर्भर करती है, कि आपके बॉडी की जो ताकत है उसी के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, कहा जाता है कि सुबह 2 घंटा काम करना चाहिए, शाम को 2 घंटा काम करना चाहिए, तो हम आप करते हैं तो हमको थका नहीं लगता है। लेकिन अगर उसी 2 घंटे काम को हम 10 घंटा काम को कर दें तो हमको क्या लगेगा? थका लगेगा। क्योंकि हमने जो कार्य किया वो अपने शरीर के ताकत के विपरीत कार्य किया, अपने ताकत के, शरीर के ताकत के विपरीत कार्य किया, तो कहीं ना कहीं उसका एक दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और हमारे जो अंग होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। और जब ऊर्जा से पुनः एक बार परिपूर्ण होते हैं तो जब पुनः कार्य करना शुरू कर देते, क्या थकान का मतलब डिफिनीशन डायरेक्ट, इससे पहले थकान का डिफिनीशन जानिए। थकान का डिफिनीशन डायरेक्ट क्या है कि जब हम किसी कार्य को करने की क्षमता ही हमारे अंदर नहीं रह जाती है।
ठीक है। थकान का मतलब स्पष्ट क्या है कि जब हमारे बॉडी में, जब हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है तो मनुष्य क्या कहता है कि हम थक गए हैं। आप कब तक दौड़ते हो? जब तक आपकी शरीर की ऊर्जा काम करती है। आप सड़क पे जब दौड़ना शुरू करते हो तो आप वहां तक दौड़ते हो जहां तक शरीर के एक एक पॉइंट आपकी कार्य कर रही हो, लेकिन वहां क्यों रुक जाते हो? वहां क्यों रुक जाते हो जहां जानते हो कि हम बेहोश होने वाले हैं? क्योंकि आपके शरीर की इंजन जो है वो वहीं पर डिस्टर्ब होकर के फटने के कगार पे पहुंच जाती है कि वो मर जाएंगे। ठीक है। बहुत से लोगों को आपने रनिंग पीरियड में देखा होगा कि वो दौड़ते हैं और बेहोश हो जाते होंगे। ऑक्सीजन की कमी नहीं होता है। अरे बाबू मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी होती है तभी तो हमारे शरीर का संचालन कम हो जाता है, थक जाते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हो, खूब तेज दौड़ते हो आप, तो जो ऑक्सीजन लेवल हमारा है, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, जैसे 10% मान लीजिए था, आपने दौड़ना शुरू किया तो ये 10% था, लेकिन जब आपने पैर का अपने स्पीड बढ़ा दिया, क्या कर दिया, अपने पैर का आपने स्पीड बढ़ा दिया, और जब आपने अपने पैर का स्पीड बढ़ाया तो हमारे हृदय की गति क्या हो गई, तेज हो गई। और जब हृदय की गति तेज हुई तो उसको ऑक्सीजन बहुत प्रचुर मात्रा में चाहिए। जैसे तब हमारे हृदय को 72 बार धड़कना था, अब हमारे हृदय को 80 बार धड़कना है, अब हमारे हृदय को 85 बार धड़कना है। वो मेरे स्पीड पे निर्भर कर रहा है। और जब ये धड़कना शुरू होगा तो धड़कना ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और ऑक्सीजन का संवहन। भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है मुख से, लेकिन नाक से उतने ही स्पीड में हमको क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज हो नहीं पाता है। और वहीं पर एक प्रक्रिया बढ़ती है, कहीं ना कहीं हम और आप हांफने लगते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये पॉइंट्स होती है। और इसी भाषा में आप लोगों को, जिस भाषा में समझाया जा रहा है, इसी भाषा और बाकी कुछ हृदय के बारे में जब आपको लिखना है, बहुत सहज टॉपिक है कि हृदय में 2 आलिंद होते हैं, एक दायां आलिंद होता है और एक बायां आलिंद। हृदय में 2 सिराएं होती हैं, एक अग्र सिरा होता है, एक पश्च सिरा होता है। उसको लिखने में किसी प्रकार की कोई डाउटनेस नहीं होनी चाहिए। और ये आपके एग्जाम के लिए दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंस है, हृदय की आंतरिक संरचना और हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाहरी संरचना और हृदय की आंतरिक संरचना का कार्य तो एक जैसा है। कार्य भाई हृदय मेरा कर रहा है, लेकिन मनुष्य के शरीर की एक बाह्य रचना और मनुष्य के शरीर की एक आंतरिक रचना। आंतरिक संरचना मतलब ये चीज होता है कि शरीर के चमड़े को निकाल करके फेंक दिया जाए और फाड़ करके एक एक अंग का क्या कर लिया जाए, ज्ञान अर्जित कर लिया जाए। तो समझिए हृदय के आंतरिक संरचना का हमने क्या किया है। तो आपको तो कोना पड़ी कोना चेम्बर में आवत है, आपको तो खून देता है तो कोना चेम्बर में आवत पहले देखेंगे। सिराएं जब हृदय के काट को बनाया जाता है, अब्बू को तो बताते हैं आप लोग, जब हृदय में यहाँ 2 होता है, ठीक है। जब हृदय को बना करके कंप्लीट किया जाता है तो एक दायां आलिंद होता है, एक बायां आलिंद होता है। यहाँ से कट ऑफ होता है, ठीक है, यहाँ नसें काट करके हृदय की संरचना को बनाया जाता है। तो पहले कोष्ठक में आता है, ठीक है, पहले कोष्ठक में 2 कोष्ठक होता है हृदय में। देखिए हमने उस दिन बनवाया था, 1 मिनट दीजिए। देखिए ये चीज, ठीक है, देखिए अब ये चीज जो आपका हृदय है, ये चीज ये काट करके सब अलग किया गया है। ये धमनी हमारी है, क्या है, महाधमनी है। अब इस धमनी से क्या होगा, ब्लड आएगा। ब्लड धमनियों का काम क्या है, ब्लड को लाएगा। और यहाँ 2 कोष्ठक है, एक कोष्ठक और 2 कोष्ठक। अब धमनी ला करके पहले कोष्ठक में ब्लड को इकट्ठा करती है और हाँ, और दूसरा कोष्ठक क्या करता है हमारा, उसको गंदे खून को इकट्ठा, कहाँ से, नीले में भरी पंप होता है। पंप जब होता है, नीले में जब पंप होगा तो खून किस में आएगा। अच्छा एक चीज तुम बताओ, क्रॉस क्वेश्चन है अगर आपका, तो एक चीज आप बताइए कि आपने धनकुट्टी मशीन को देखा ना, गांव में देखा होगा आप लोगों ने धान कुटवाते वक्त, और जब आपने धनकुट्टी मशीन को देखा, धान किस में जाएगा, डोंगे में जाएगा ना। तो आप एक चीज बनाइए, जब हमारा हृदय पंप होता है, पंपिंग ही प्रक्रिया हमारे रक्त को शुद्ध करती है। नहीं, हमारे हृदय को पंप की जरूरत नहीं है, हमारे हृदय को पंप की जरूरत नहीं है। तो जहां पंप होगा खराब खून कहां जाएगा। आप उसमें किताब की नॉलेज को छोड़ दीजिए, आप खुद अपने मन से इस चीज का विचार कर सकते हैं कि जब हमारा ब्लड पंपिंग जहां होगा, खराब खून वहीं जाएगा। और दोनों प्रक्रियाएं, और अच्छा खून वहीं से निकलेगा भी। जैसे गन्ने की जब पेराई की जाती है तो किसमें, गन्ना उसी में डाला जाता है और उसी के रास्ते से सही उसका रस भी निकलता है। बस थोड़ी सी प्रक्रियाओं में क्या होती है, चेंजिंग होती है।
निलय में आएगा ही, लेकिन निलय दो हमारे पास होता है, दाया, ठीक है, नहीं हाँ दाया में ही आएगा, हाँ दाया निलय। क्या कौन सा है? देखिए दाया निलय और बाया निलय और दाया आलिंद और बाया आलिंद दोनों का काम एक जैसा है। निलय का काम क्या है कि जो शुद्ध खून उसे प्राप्त हो जाए उसको अपने अंदर वो रखे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया इस चीज को। निलय में जब तक वो शुद्ध खून को नहीं रखेगा तब तक वो पूरे शरीर में उसको नहीं भेज पाएगा। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये होती है कि हमारा निलय किससे जुड़ा हुआ होता है। तो सिरा से अगर जुड़ा है तो सिराओं का काम क्या है? वो आप छोड़ दीजिए, सिराएं किससे जुड़ी होती हैं? चैम्बर नहीं, हिंदी में बताओ तुम। जैसे निलय में जुड़ा होता है कि आलिंद में जुड़ा होता है, इसको आलिंद में जुड़ा होता है सिरा। सिरा का काम क्या है? बॉडी में आवेग ना। तो जिस तो खून हमारा किसमें है? गंदा खून किसमें आएगा? वायम क्या होगा? वायम में खून आई। और तो निलय का काम क्या है? पहले दाया आलिंद में आई अशुद्ध खून, हाँ, तो वही में नीचे हम गिरी, हाँ, दाया निलय में जाई, हाँ, तो दाया निलय में पंप करी, हाँ, तो फेफड़े में जाई। तो फुफ्फुस धमनी कहाँ सिचुएटेड होती है? वो दाया निलय, जानते हो क्लियर? नहीं नहीं पूरा बताओ, हंस करके नहीं, तुम क्लियरली क्वेश्चन बताओ। तो शुद्ध वही, हाँ, तो फिर उसके बाद बाया आलिंद में आई, हाँ, तो अम्मन आई तो फिर बाया निलय में आई, हाँ, तो अम्मन जाए तो महाधमनी पूरे नसम फैलाई। तुम्हारे कहने का मतलब ये चीज है कि हमारे बॉडी में जो हमारा रक्त संचरण होता है हमारे हृदय में, वो पहले दाएं आलिंद में जाता है, और दाएं आलिंद से कहाँ जाता है? दाएं आलिंद से दाया निलय, अर्थात दाया आलिंद और दाया निलय का काम एक है, और बाया आलिंद और बाया निलय का काम एक है। ये कहने का मतलब है। सर जी दाया आलिंद में आई, हाँ, और नीचे गिरी, तो हाँ, वो लग रहा था, हाँ, ढक्कन, हाँ, तो उसके बाद निलय से पंप हुई, फेफड़े में जाई, शुद्ध हुई, फिर बाया आलिंद में आई। थोड़ा एक बार फिर से पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना एक बार, ऐसा ही हो सकता है वो। देखेंगे हमारी फुफ्फुस धमनी यहाँ है, देखिए हमारी फुफ्फुस धमनी यहाँ, सुनिए फुफ्फुस धमनी यहाँ पे है, सुनो सुनो, हमारी फुफ्फुस धमनी, तो हमारी फुफ्फुस धमनी यहाँ है। फुफ्फुस धमनी से खून हमारा कहाँ जा रहा है? देखिए सुनिए, सुन लो एक बार इसकी कहानी सुन लो, पूरे सही ढंग से कहानी सुन लीजिए, डिस्टर्बिंग ना रहे किसी के अंदर, क्योंकि हम आए और आपको इस क्वेश्चंस को कहाँ लिखना है? एग्जाम में लिखना है। एक बार इसको पढ़ लीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। पॉइंट में समझिए, हृदय 1 मिनट में 65 से 75 बार रुधिर को शरीर में पंप करता है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य के औसत जीवन काल में रुधिर 2.5 गुणे 10⁹ बार शरीर में चक्कर लगाता है। हृदय के एक बार सिकुड़ने से रुधिर का एक चक्कर पूरा होता है। हृदय के सिकुड़ने को परंकुचन तथा इसको फैलने को क्या कहते हैं? अनुस्थिलन कहते हैं। हृदय के एक परंकुचन द्वारा अनुशिथिलन मिलकर के धड़कने बनाती है। इसमें लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। अतः हृदय 1 मिनट में लगभग 75 अथवा 70 से 80 बार धड़कता है। अनुस्थिलन के समय रुधिर दोनों आलिंदों में आकर के भरता है, और तुम कह रहे हो एक में आता है। दोनों में फर्क है। अशुद्ध खून की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसमें कह रहा है जो किताब आपकी कह रही है, विद्या है ना, ये क्वेश्चन विद्या जो आपकी कह रही है वो कहती है कि अनुशीलन के समय रुधिर दोनों आलिंदों में आकर के भरता है। सुनिए पूरा सुन लीजिए, भरता है और दोनों निलयों के अंकुचन से शरीर विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। क्या नाम है? अंकुचन और परंकुचन हमारे शरीर की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक का काम है ब्लड को लाना और एक का काम है ब्लड को भेजना। एक संदेश वाहक है और एक क्या है? इसको पूरा पढ़ लीजिए, देखेंगे हमारी जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी का काम है सिकुड़ना। धमनी का मतलब क्या? धमनी क्या करती है? खून को लाती है कि ले जाती है? नहीं नहीं, धमनी खाओ केवल आप बताइए। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, एक बार
पढ़ लेना, जानकारी पूरी होनी चाहिए, एग्जाम में लिखना पड़ेगा इस चीज को। देखिए धमनी हमारे हृदय में दो प्रकार की होती है, एक धमनी फुफ्फुस धमनी होती है, एक हमारी दैहिक धमनी होती है, एक फुफ्फुस शिराएं होती हैं, एक बायां आलिंद होता है, एक बाल्ब भी होता है, एक बायां निलय भी होता है। बायां आलिंद और बायां निलय का कार्य एक जैसा होगा, और दायां आलिंद और क्या नाम है इसका, क्या दायां निलय का काम एक जैसा होगा। इसमें फुफ्फुस महाधमनी भी हमारी होती है और फुफ्फुस धमनी, दो धमनियां हमारी बॉडी में होती हैं। इसको पढ़ लेना, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि खून लाता कौन है और खून ले कौन जाता है। तो दायां आलिंद में कौन जुड़ा है? सिरा भी तो दो होती है, अग्र सिरा और पश्च महाशिरा। तो पश्च महाशिरा क्या करती है? वो हम दाएं आलिंद में एक अग्र महाशिरा होती है, एक पश्च महाशिरा होती है। सिराओं का काम क्या, सिरा क्या होती है? सिरा पे ही हमारा हृदय स्थित होता है, ठीक है। सिरा का मतलब क्या नाम है, ये जो कपाट होता है, ये कपाट, ये कपाट जो हमारे बॉडी का होता है, ये कपाट, ठीक है। ये अग्र है आगे के नाते, ये पश्च, काम दोनों का एक जैसा है। ये आगे नाते इसको अग्र कहा गया, इसको पास नाते क्या कहा गया? पश्च कहा गया। और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो क्या नाम है, यहीं पे हमारा हृदय स्थित होता है, इसी पर प्रक्रिया में हमारा हृदय क्या होता है, स्थित होता है, और यहीं से अपना सिस्टम बनाता है। एक बार थोड़ा नॉलेज आप भी ले लीजिएगा, जो सही होगा उसी को एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आप कभी भी जब भी लिखिए तो किताब की भाषा को कभी मत लिखना, अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, आप अपनी भाषा में ही सारे आंसर को लिखिएगा, ठीक है।